ओके सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकैप दूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। वी वर डिस्कसिंग द ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दैट इज देयर इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, बेसिक लॉजिक्स देखे थे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस, बायलैटरल ट्रेड बैलेंस, why it might not be an appropriate tarika to figure out if, like, what kind of involvement two countries have between each other. So we understood it using the example of iPhone, जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है आपका वैल्यू एडेड बहुत कम हो सकता है। इट माइट अपीयर कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो, बट उस पर्टिकुलर कंट्री का जो वैल्यू एडेड है वो बहुत कम होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, बट देखने में लगेगा कि the import or export that is going on, it is too much. So we kind of saw through that, and then we also saw a few examples, how trade could be impacted by very minute things, climate change. Although climate change is not minute, but बहुत ही छोटी छोटी चीजें ट्रेड को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। पॉलिसीज के बारे में देखा, वॉर्स, एनीथिंग, कोल्ड वॉर्स, ट्रेड, टैरिफ्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो सब के बारे में हमने थोड़ा सा जनरल डिस्कशन किया था। आज भी हम लोग जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं या जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहा है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, उसी के बारे में बात करेंगे। सो देर आर 3 मेजर फ्लोज दैट वी हैव, विच इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन फ्लो ऑफ पीपल which is migration, जिसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, and then flow of capital, money, expertise and all of these things. So that is basically foreign direct investment. ठीक है, so तीनों flow of capital जिसको बोलते हैं, so तीनों तरीके के flows के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। so पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया था। The last thing, we ended the lecture with the discussion कि over the period of time किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स जो हैं उसकी सप्लाई, उसके इंपोर्ट, उसके ट्रेड में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। सो वी सॉ कि बिल्कुल बिगिनिंग में वी वर वेरी डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल सप्लाईज एंड रॉ मटेरियल, फूड, फीड्स, बेवरेजेस, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस पैटर्न हैज चेंज्ड एंड बहुत सारे कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इनका भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। सो ये बेसिकली यूएस के रेफरेंस में हमने देखा था, बट सेम पैटर्न इज गेटिंग फॉलोड एवरीवेयर। ठीक है, सो हम लोग जो है अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो last thing that we saw was this particular thing, and then we also said we need to understand how to read the graphs properly. तो इसी तरीके से आज की फिर जो है हम लोग शुरुआत करते हैं कि what is the scale at which the trade is happening world over। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, अगर इसको हम लोग स्टडी करना शुरू करें तो इसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड, एंड इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसमें हम लोग सिर्फ गुड्स के बारे में बात करें। वी आर नॉट कंसिडरिंग सर्विसेज। इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, एंड दिस इज अ डायग्राम विच टेक्स इनटू अकाउंट द 2010 डेटा। अभी बहुत साल बीत गए हैं, अभी के जब नए ग्राफ्स आप देखोगे सो थिंग्स माइट हैव चेंज्ड अ बिट, बट एक जनरल आइडिया लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर डायग्राम से। तो ये डायग्राम पहले तो बोल क्या रहा है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड का एक मैप है हमारे पास। ठीक है, ओके, और ये पहले, सबसे पहले ग्राफ को पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है कि ये जो लेजेंड होते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स। तो गुड्स के अंदर वर्ल्ड ट्रेड किस स्केल पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत स्मॉल डॉटेड लाइन है तो मतलब जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन 50 बिलियंस। 50 to 150 के बीच में थोड़ी सी डार्क लाइन, देन डार्कर, एंड देन बिग थिक डार्क लाइन दैट विल गो ऑन। और ये आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हो। And whatever is written here, let me just read it out. This figure shows the trade in merchandise goods between selected countries and the regions of the world in 2010. So this is 2010 data. And the amount of trade in goods is illustrated by the width of the line. जितनी मोटी लाइन होगी उतना ज्यादा ट्रेड फ्लो हो रहा है। हेवीएस्ट लाइन में ज्यादा ट्रेड फ्लो, डैश लाइन या बहुत स्मॉल लाइन मीन्स द स्केल इज वेरी लेस, एंड ऑल दीज फिगर्स आर इन बिलियन डॉलर्स। ठीक है,
तो अगर आप बेसिक बेसिक चीजें देखोगे तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो मान लो कोई एरो अगर सर्कुलर फॉर्मेट में है तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है, यूरोप इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दैट आर देयर, ठीक है। यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। डिड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग? यस आई डिड। ओके ओके। सो यूरोप के अंदर विद इन यूरोप जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्रांस है, जर्मनी है, आपस में इन कंट्रीज के बीच में किस स्केल पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर आप ट्रेड देखो तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये इंटरनल ट्रेड हो रहा है। सो व्हेन वी से इंटरनल ट्रेड वी डोंट मीन कि एक कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, तो दैट इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द कंट्री। बट इंटरनल ट्रेड मतलब ये जो यूरोप है इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में कितना ट्रेड कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी थिक लाइन विच टेल्स अस कि ओके 3920 बिलियन डॉलर्स जो है दैट इज द स्केल ऑफ ट्रेड दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब व्हाई डू यू थिंक दिस इज सच अ ह्यूज नंबर इन यूरोप? यूरोप के केस में आप कोई एग्जांपल दे सकते हो या कोई रीजन दे सकते हो कि व्हाई दिस कुड बी सो ह्यूज, स्पेशली यूरोप की अगर बात करें तो कुछ भी रैंडम गेस्ट जो आपके दिमाग में आ रहा हो। हाँ मैम, वो पहले डेवलप हो चुके थे और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, और काफ़ी सारे नेशंस वहाँ पे जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके। वेरी तो नाइस। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड। सो वन रीजन तो ये जो रीजन है ये खुद बहुत सारे कंट्रीज को मिला के बना हुआ है। एक दूसरा जो चीज है वो ये बताओ कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड सबसे ज्यादा कब होता है? मान लो इतने सारे कंट्रीज हैं, सबके बॉर्डर्स हैं, यूजुअली क्या होगा, हर बॉर्डर पे बहुत चेकिंग होगी। या मान लो अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है या कुछ भी सिस्टम है तो क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जिस भी कंट्री से प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन मान लो अगर ऐसा इंपोर्ट ड्यूटी ना हो, देर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स विद इन यूरोप, तो क्या होगा, विल द मूवमेंट ऑफ गुड्स बी इजियर और हार्डर? इट विल बी इजियर, राइट? तो यूरोप के लिए स्पेशल केस क्या है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उसका हिस्सा हैं। और जितने भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के उनके अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, राइट? तो मान लो कोई गुड जर्मनी से फ्रांस में जाना है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। इट्स लाइक अ फ्री ट्रेड जोन दैट इज देयर। So because of that reason also the scale is good. First, yes, they are developed countries, each country is making so much of different unique products, so they have something to offer. But this thing gets stopped up because pura free flow hai within EU that is there. So this increases the level of trade that is going on, ठीक है। अब similarly जैसे कि मान लो हम लोग ये देखें, जैसे अगर इस एरिया को हम लोग पिक करें कि अफ्रीका टू अफ्रीका, मतलब विद इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो ट्रेड का अमाउंट जो है वो बहुत कम है। द स्केल ऑफ ट्रेड इज वेरी लेस। इट्स जस्ट शोइंग दैट इट इज 71 बिलियन डॉलर्स, राइट? सो for a for such a big continent having this scale is very less, and which kinds of relates to the fact that Africa उतना developed भी नहीं है, right? Those countries do not have very nice linkages. They are underdeveloped, so a lot of things they don't have to offer except for many natural resources that are there, right? So that becomes the reason why the scale is very less here, right? Similarly अगर आप यहाँ पे देखो चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज, सो जो इनका इसी कॉन्टिनेंट के अंदर इंटरनल ट्रेड है उसका भी स्केल काफी अच्छा है। दिस इज 2104 बिलियन डॉलर्स। सिमिलरली लैटिन अमेरिका, राइट? And then after all these internal trades you have these lines going on. So ये क्या बताती हैं कि यूरोप से एशिया में जो स्केल ऑफ ट्रेड है वो कितना हुआ, 575। सो यूरोप से एशिया में जो ट्रेड हुआ, मतलब जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया वो कितना था, 575 बिलियन डॉलर्स। और जो एशिया से यूरोप में आया दैट वाज दिस मच। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में व्हाट इज द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट? मिडिल ईस्ट में व्हाट इज द? ऑयल। ऑयल है बहुत ज्यादा, राइट? रशिया sending to the world, Russia has also big oil reserves, natural gas reserves, right? Similarly
चाइना टू अदर लाइक यूएस, चाइना से यूएस में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है. सो दिस स्केल इज ऑल्सो वेरी लार्ज, $668 billion. Similarly, from US to China and other Asian countries, within US and Canada, and then Latin American countries, and from US to Latin American countries. तो ये पूरा जो ग्राफ है ये हमें अलग अलग लिंकेजेस बता रहा है कि कंट्रीज के आपस में किस तरीके से लिंकेजेस हैं. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम? राइट. तो एक्चुअली इनमें बहुत बारीक बारीक चीजें हैं हर पर्टिकुलर, मतलब अगर आप डिटेल में देखने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं. वो क्या है कि एक तो हमने जो बहुत प्राइमरी चीज देखी कि ये जो ट्रेड है विद इन यूरोपियन यूनियन, दैट इज ह्यूज. आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिगर नंबर देन दिस, राइट? सो देयर इज ह्यूज इंटरनल ट्रेड विद इन यूरोप. एंड उसका प्राइमरी रीजन क्या है? देयर इज ईयू एंड देयर इज बेसिकली नो इम्पोर्ट टैरिफ्स. तो कोई भी गुड अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई कंट्री में, सो देयर इज सम सरचार्ज और देयर इज सम परसेंटेज ऑफ वैल्यू दैट गवर्नमेंट टेक्स एज टैक्स, इंपोर्ट टैरिफ जिसको बोलते हैं. तो वो जितना ज्यादा होगा उतना आप मुश्किल कर रहे हो. तो वो जब इंपोर्ट टैरिफ लग जाता है तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री में. तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ही रिलेटेबल सा एग्जांपल है, जो लोग बाहर घूमने जाते हैं उनके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, अरे बाहर से जाके एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद के ले आना, क्योंकि एक दो प्रोडक्ट्स अलाउड हैं फॉर यू टू कैरी इन अ फ्लाइट. इफ यू टेक इट बियॉन्ड अ नंबर दैट्स नॉट अलाउड. दैट विल बी लाइक कि आप आर्बिट्राज कर रहे हो, राइट? कि वहां से लेके आ रहे हो, वहां पे इट्स चीपर एंड देन यू आर सेलिंग इट हियर. सो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अलाउड हैं फ्लाइट में जो आप लेके आ सकते हो. सो टिपिकली यू सी दिस हैपनिंग अ लॉट कि बहुत सारे लोग जब यूएस जाते हैं सो दे ब्रिंग लॉट ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स या बहुत सारा अलग अलग तरीके का सामान जो अगर आप शिपिंग करके इंडिया में मंगाओगे तो बहुत महंगा होगा, राइट? सो पीपल गिव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम when they go to foreign. बहुत like especially for females I've seen a lot of females tell their friends to bring designer luxury bags that they can go and get from outside, especially especially यूके से बहुत लोग इस चीज को मंगाते हैं. ठीक है, so these are all examples of how people avoid paying import tariff if they just have to pick few products of their choice. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यूएस और यूरोप की बात करें तो उनके बीच में भी आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड फ्लोज हैं. ठीक है, ह्यूज ट्रेड फ्लोज बिटवीन यूएस एंड यूरोप. अच्छा, एक चीज तो हमें पता है कि जो बहुत अलग अलग टाइप की कंट्रीज होती हैं, अलग अलग टाइप की कंट्रीज मतलब कंट्रीज विच आर नॉट वेरी सिमिलर. ठीक है, सिमिलर कंट्रीज का मतलब क्या होगा कि दो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, राइट? दे हैव सिमिलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, दे आर एट द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सो we can understand why different type of company countries मतलब उनमें scale of level of development अलग है. The resources that one might have could be very different from what the other countries has. So dissimilar countries अगर आपस में trade करें तो उसका लॉजिक समझ में आता है कि जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है. सो ट्रेड मेक सेंस बिकॉज यू आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. बट व्हाट कुड बी द पॉसिबल लॉजिक ऑफ व्हाई very similar countries might also be very much involved in trade, international trade? What do you think could be the possibility? Yeah, what could be the reason for why this might happen? सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे भी अगर कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड है, जैसे यूएस और यूरोप को ले लो, तो व्हाई कुड दैट बी द रीजन? लाइक व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? maybe cost induced in producing goods, maybe हो सकता है. ओके, कॉस्ट का मेजर फैक्टर तब आता है जब आप एक अंडर डेवलप्ड और एक डेवलप्ड कंट्री को कंपेयर करो, जैसे जिसमें जो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज का जो सिनेरियो आता है, वहां पे ये बहुत बड़ा रीजन है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस है.
Okay, so Simran, what is the question? Question is कि जो कंट्रीज सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं वो इतना आपस में क्यों ट्रेड कर रही हैं when they already have, ऐसा भी नहीं है कि कोई कॉस्ट एडवांटेज है कि कोई कंट्री में चीजें सस्ती बन रही हैं, जो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है वहां पे भी लेबर कॉस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट राइट, हाई है, तो उनके पास क्या इंसेंटिव है आपस में ट्रेड करने का? A very common reason for this is the customers want variety, right? The more you trade, आप ऑल दो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो, सिमिलर कॉस्ट पे बना रहे हो, बट वेराइटी जो है, ट्रेड से वेराइटी बहुत आती है। और आज के टाइम पे व्हेन एवरीबडी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, पीपल वांट मोर एंड मोर वेराइटी। सो वेराइटी इज अ वेरी बिग रीजन फॉर व्हाई इवन you might not have a very big cost advantage, you might be trading with each other. And yes, there is, एंड इवन इफ आप ये कह लो कि आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है, लोगों के टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, जिससे अलग अलग तरीके की चीजें आप बना सकते हो। इट्स नॉट अ टिपिकल अजम्पशन दैट वी हैव इन इकोनॉमिक्स कि दो गुड्स, दो कंट्रीज और बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे, इसके बेस्ड भी हम लोग थोड़े बहुत मॉडल्स देखेंगे आगे जाके विच कुड एक्सप्लेन दिस वेरी वेल। ओके, उसके अलावा जैसे अगर दो कंट्रीज जो एक बहुत डेवलप्ड है और एक अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसके बीच में ट्रेड करने के लॉजिक्स क्या होंगे? जैसे कि अगर एशिया और डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोप या फिर यूएस और ये सबको कंपेयर किया जाए, तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई दे माइट बी ट्रेडिंग सो मच? फर्स्ट तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है वो है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज मतलब लोअर वेजेस है वहां पे, सो उसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस चीपली एंड देन दे कैन एक्सपोर्ट, राइट? सो वी काइंड ऑफ सी कि जो ट्रेड पैटर्न्स होते हैं वो किस किस चीजों की वजह से इमर्ज कर सकते हैं, कि लेबर किस तरीके की है, हाईली स्किल्ड है, नॉट सो स्किल्ड है, चीप लेबर है, किस तरीके की लेबर है, ठीक है? कैपिटल किस तरीके की है कि कोई भी एक कंट्री में आप हाईली कैपिटल इंटेंसिव चीजों में डील करते हो, या फिर बहुत सिंपल सी चीजें और जो इजीली कॉपी हो सकती हैं, आप उस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो, राइट? एंड उसके अलावा व्हाट इज द एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू हैव? नेचुरल रिसोर्सेज का लेवल क्या है? क्या आपके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, या डू यू हैव ऑयल, डू यू हैव नेचुरल गैस, डू यू हैव सम रेयर अर्थ मिनरल्स व्हिच आर टिपिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स? इस ये सब चीजों पे बेस्ड जो है हमें पता चलता है कि किस किस तरीके के ट्रेड पैटर्न इमर्ज होते हैं। सो एक मॉडल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हेक्शियर ऑल इन मॉडल, विच टेल्स अस कि कंट्रीज जिनमें अलग अलग फैक्टर इंटेंसिटीज है, मतलब आप लेबर डोमिनेटेड हो, या आप कैपिटल डोमिनेटेड हो, या आप नेचुरल रिसोर्स डोमिनेटेड कंट्री हो, तो आप किस तरीके की चीजों में आपस में ट्रेड करोगे। सो वी विल बी डूइंग दैट लेटर ऑन इन आवर कोर्स, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द ट्रेड पैटर्न्स दैट वी सी ऑन, ठीक है? एक डायग्राम ऑल्सो आई वांट टू शो यू वंस मोर व्हिच टेल्स यू समथिंग अबाउट ट्रेड टू जीडीपी रेशियो। ये तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है, इन नंबर्स, इन एब्सोल्यूट टर्म्स में कंट्रीज के बीच में किस किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है? दिस डायग्राम टेल्स अस कि एब्सोल्यूट ट्रेड कितना हो रहा है। तो हो सकता है कंट्री खुद बहुत बड़ी हो तो ट्रेड इसलिए ज्यादा हो रहा हो, राइट? दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। एक छोटी कंट्री कितना ही ट्रेड कर लेगी, राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा साइड में निग्लेक्ट करने के लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इन 2010। सो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब है? कि मतलब ट्रेड, यहाँ पे हम लोग व्हाट आर वी रेफरिंग टू एज ट्रेड, कि कोई भी कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया प्लस कोई भी कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया, उसकी एवरेज वैल्यू। सो इंपोर्ट कितना हुआ प्लस एक्सपोर्ट कितना हुआ डिवाइडेड बाय 2। So this is kind of telling me the average value of
इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और इसको हम उस पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली माय ट्रेड टू जीडीपी रेशियो। ये मेरे को क्या बताएगा कि रिलेटिव टू मेरा जीडीपी कितना है, मेरा ट्रेड का स्केल कितना है, ठीक है। तो अब इसमें आप जो टॉप रैंक पे देख रहे हो, अगेन दिस इज डेटा फ्रॉम 2010, उस पे बेस्ड ये पूरा एनालिसिस है। तो अगर 2010 के लिए ये डेटा को समझा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि the countries with highest ratio of trade to GDP tend to be small in economic size. So they are small in economic size and they are often the important centers for shipping. ठीक है, जो शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आप ये टॉप एग्जांपल्स देखो कि ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हांगकांग के लिए एंड सिंगापुर के लिए दिस इज मोर देन 100%। 100% अगर रेशियो है इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रेड, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रेड है और ये जीडीपी, ये दोनों सेम है। एंड इफ इट क्रॉसेस 100% तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज मोर देन योर जीडीपी। सो व्हाट, व्हाई डू यू थिंक कि ये जो हांगकांग और सिंगापुर है इनका जो रेशियो है वो 100% से भी ज्यादा है। मतलब देयर ट्रेड, देयर एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रेड इज फार मोर, लाइक हांगकांग के केस में मोर देन डबल एंड सिंगापुर के केस में ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू द जीडीपी। तो ऐसा मतलब ये लोग क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब अब इनकी जीडीपी से बहुत डबल और इस स्केल पे चीजें हो रही हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस? So try to think in terms of, one example that I gave you regarding value added when we were discussing the bilateral trade deficit या trade surplus. तो ये दोनों कंट्री, मैम या फॉर सिंगापुर आई नो कि वहाँ पे वो सी पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जब लंबा सफर होता है तो बीच में वो रुकते हैं, जो सीप बड़ी बड़ी सीप होती है, तो वेरी मे भी नाइस, वहाँ से हो सकता है। वेरी नाइस। सो बेसिकली जैसे ये हांगकांग है या सिंगापुर है, ये बहुत बड़े प्रोसेसिंग और शिपिंग यूनिट्स हैं, लाइक बड़े बड़े पोर्ट्स जो है ना वो है इन कंट्रीज में, राइट। सो दे आर बेसिकली शिपिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो प्रोसेसिंग सेंटर मतलब सारा सारा प्रोडक्ट इस कंट्री में आ गया, एंड में असेंबल होके शिपिंग पे चला गया। तो व्हाट विल इट अपीयर एज कि ये जो एक्सपोर्ट है ये किसने किया? सिंगापुर में या हांगकांग में, राइट। सो मतलब मान लो मेरा एक प्रोडक्ट बनता है, मेरी सिर्फ असेंबली लाइन है मान लो सिंगापुर में। मेरा जो गाड़ी है उसके टायर किसी कंट्री से आ गए, उसका हैंडल कहीं से आ गया, उसके विंडशील्ड्स कहीं से आ गए, उसके ग्लास कहीं से आए, वो सब आके सिर्फ सिंगापुर में असेंबल हो रहे हैं। वहां पे सिर्फ एक असेंबली लाइन है। एक पूरी कार को ट्रांसपोर्ट करना, मान लो कोई एक कार है, हमको शिपिंग करनी है, हमको कार शिप करनी है, राइट। तो एक बनी बनाई कार को पहले सिंगापुर लेके जाओ, उसको शिप में डालो और फिर जो है उसको लेके जाओ, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। रादर कंपनीज क्या करेंगी, जो पार्ट्स हैं वो ले आओ, ठीक है। पार्ट्स को आपको शिप करना थोड़ा सा आसान होगा, सिंगापुर पहुंचाना आसान होगा। वहां पे आप पार्ट्स असेंबल कर लो और फिर जो असेंबल्ड कार है वो सिंगापुर से या हांगकांग से या जो भी मेजर शिपिंग एरियाज हैं वहां से आप एक्सपोर्ट कर दो। दैट इज समथिंग विच इज इजियर। सो प्रोसेसिंग सेंटर्स का मतलब यही होगा, राइट, कि फाइनल प्रोसेसिंग इन जगहों पे होती है। तो इन जगहों पे जो वैल्यू एडिशन है चीजों में, वो मोस्टली या तो लेबर का होगा या बहुत माइन्यूट वैल्यू एडिशन करेंगे ये कंट्रीज, राइट। तो इनका जीडीपी में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, देयर वैल्यू एडेड वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा, बट जो पूरा प्रोडक्ट है, पूरी कार जो है, दैट विल अपीयर एज अ एक्सपोर्ट फ्रॉम सिंगापुर या एज एन एक्सपोर्ट फॉर फ्रॉम हांगकांग। तो इस वजह से आपका जो ट्रेड का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर जीडीपी, राइट। That is basically the reason why you see this happening here, right? Is that fine? Value added is very small from these countries. ये लॉजिक क्लियर हो गया?
and hence we might see this happening. Is that fine, guys? Clear है ये चीज? Okay? No? Yes? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। अब आप और आगे जाके इन कंट्रीज को थोड़ा सा देखते जाओगे तो क्या पता चलेगा। मलेशिया, हंगरी, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, ये सारे धीरे धीरे देखो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, यूएस, ब्राजील, जापान, जापान इज नॉट सो बिग बाय द वे, ओके, सो या रशिया, यू सी 26%, सो मतलब काइंड ऑफ वी कैन सी यूके, सो वी कैन सी जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उसके लिए ये जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत स्मॉल है। What could be the potential reason for that? Why do bigger countries tend to have a lower trade to GDP ratio? What could be the possible reason? तो देखो जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है वो जीडीपी पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो जो बिगर कंट्रीज हैं दे टेंड टू हैव अ हायर जीडीपी नंबर आल्सो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो जीडीपी है, अब सिर्फ सारा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं आ रहा ना, बहुत सारा इंटरनल ट्रेड भी हो रहा है। बहुत सारा इंटरनल ट्रेड यूएस का यूएस के ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहा है, वो तो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा नहीं होगा। बट एक कंट्री बहुत छोटी सी है तो वो नेचुरली क्या करेगी, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड कर पाएगी इंटरनली, और फिर बाकी सारा अपने आउटसाइड वर्ल्ड में वो ट्रांसफर करेगी, राइट? सो ये पॉसिबल रीजन है कि बिकॉज इंटरनल ट्रेड जो बड़ी कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है वो छोटी कंट्रीज के पास नहीं होता है। तो ये जो रेशियो है वो जो बिगर कंट्रीज होती हैं, बिगर लेवल ऑफ इंटरनल ट्रेड होती है, उसके लिए ये नंबर जो है स्मॉल होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। जैसे यूएस के लिए दिस इज जस्ट 15%, बट उसका जीडीपी नंबर देखो, उसका जो डिनोमिनेटर है वो खुद कितना बड़ा है, 14,419 बिलियन डॉलर्स, राइट? So these are the possible reasons why we see this particular pattern emerging. ठीक है? Is that okay? Yes. बिगर कंट्री एज इन साइज ऑफ द लैंड या जीडीपी के अकॉर्डिंग जो बिगर कंट्री? साइज भी मैटर करता है, क्योंकि जैसे ना मतलब अगर सो टिपिकली वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ओनली हियर, राइट? ओके एंड इसमें फिर इकोनॉमी भी आ जाती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर साइज बड़ा है तो स्कोप ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रीजन गोज अप, राइट? ओके कि मतलब अगर इंडिया की सिर्फ बात करें तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपस में उनका कितना खुद का ट्रेड है। लेकिन मान लो अब नेपाल है, नेपाल खुद इतना छोटा सा है तो इंटरनल ट्रेड का तो स्कोप ही नहीं है उसके पास। तो बाकी जो भी चीजें होंगी वो या तो फिर आसपास के कंट्रीज में ही वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहा होगा। तो हम लोग इकोनॉमिक साइज की बात भी कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट सेइंग द ज्योग्राफिकल साइज हेल्प्स इन हैविंग मोर इंटरनल ट्रेड विद इन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, ऑल राइट, अच्छा जी। तो ऑल राइट, इसके अलावा वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि ये जो पैटर्न्स हैं ये कभी भी सेम नहीं रहते। वर्ल्ड ट्रेड का जो पैटर्न है उसको बदलते हुए देर नहीं लगती, वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हैं। एक छोटी सी पॉलिसी आई, एक छोटा सा कोई कोई डिबेट हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई वॉर हो गया, तो चीजें change rapidly, right? There are a lot of trade barriers that can impact the level of international trade that goes on, right? So बहुत सारे barriers हैं जो pattern of international trade को बहुत quickly change कर सकते हैं, right? जैसे कि for example हमारे पास क्या क्या barriers to trade हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था इम्पोर्ट टैरिफ, कि भाई आपकी कंट्री के अंदर कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है तो आप उस पर टैक्स लगा दो। कई कई जगह पे तो 100% टैक्स, 200% टैक्स, इतना लेवल पे भी होता है, राइट? सो इम्पोर्ट टैरिफ एक्चुअली क्या होता है, द टैक्सेस दैट कंट्रीज चार्ज ऑन imported goods.
तो अगर किसी कंट्री ने, और कंट्री के हाथ में ही इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाना, रातों रात एक रूल ले आए और इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ गया, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग, आई मीन दिस कैन चेंज वेरी रैपिडली, राइट? सो इम्पोर्ट टैरिफ हो सकता है। उसके अलावा आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यू नो new shipping route opening up because of the climate change, which was through the northern Arctic region. So that is reducing the transport cost, right? So anything which could change the transportation cost of shipping the goods. That could impact trade at a very big scale, right? Uske alawa, there is some war going on, or there's some natural disaster going on, right? That can impact trade huge, बहुत ही बड़े स्केल पे, ठीक है? इसके अलावा do you think anything else can do anything like this? Any other example that is coming to your head? और क्या हो सकता है? जैसे कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री ने इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया, तो कंट्रीज आपस में रिटेलिएशन बहुत करती हैं। अगर आपने इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया तो हम क्यों सारे नुकसान जो है फेस करें, राइट? क्योंकि अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही है, उसको प्रॉब्लम होगी, राइट? उसकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके लोग के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, तो वो लोग बाकी जो उस कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो एक तरीके से उनकी इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक है, राइट? तो रिटेलिएशन बहुत होता है कंट्रीज में आपस में, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली लाइक अ गेम जिसमें एक ऐसा गेम है जिसमें एक कंट्री ने स्टार्ट किया इम्पोर्ट टैरिफ लगाना, दूसरी ने इम्पोर्ट टैरिफ लगाया, फिर उसने और इम्पोर्ट टैरिफ लगाया। मतलब दिस इज अ गेम इन विच नोबडी कैन विन, राइट? इट्स नॉट इवन अ जीरो सम गेम। इट्स नॉट इवन अ जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि एक विनर एक लूजर भी नहीं होगा, एवरीबडी विल बी अ लूजर इफ दे स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम, राइट? सो लाइक यही लॉजिक, जैसे मान लो यही सेम लॉजिक कहाँ पे लगाते हैं कि मान लो द न्यूक्लियर वॉर रेस, सॉरी नॉट न्यूक्लियर आर्म्स रेस जिसको बोलेंगे, कि हर कंट्री न्यूक्लियर आर्म्स बनाने पे लगी हुई है, और किसी दिन एक कंट्री ने अगर ऐसा कुछ कर दिया, मतलब इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर किसी एक कंट्री ने ऐसा कर दिया, नाउ एवरीबडी हैज एक्सेस टू न्यूक्लियर, आई मीन एवरी बिग पावर हैज मेड देयर ओन रिसोर्सेज, सो दैट दे कैन थ्रेटन द अदर कंट्री कि भाई हमारे पास भी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स और ये सब, सो स्टे अवे, राइट? डोंट एस्केलेट थिंग्स टू मच। और ये एक ऐसा गेम है जिसमें अगर एक कंट्री ने शुरुआत कर दी तो जिसने वो किया वो कंट्री भी बर्बाद है, क्योंकि the moment something like this happen, there'll be no stopping anything, right? जिसने किया वो भी जाएगा, जिसने फेस किया वो भी जाएगा, क्योंकि वो शांत तो नहीं बैठेंगे, राइट? सो दिस इज लाइक अ रेस टू द बॉटम। एक पॉपुलर टर्म, द टर्म इज रेस टू द बॉटम। मैम, हाँ जी। जब इम्पोर्ट टैरिफ लगाते हैं तो होम कंट्री में ही तो इफेक्ट पड़ता होगा ना, जो चीज गुड्स महंगी हो जाती होगी हाँ जी, जैसे या मान आपके। लो यूएस से हाँ। मंगाया इंडिया में, ठीक है, तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट आपने यहाँ से यहाँ मंगाया, अब ये बॉर्डर पे क्या होगा, इस पे टैरिफ लग जाएगा। तो मान लो ये प्रोडक्ट चाहे $100 का था, अब वो जो टैरिफ मान लो $20 था, तो अब ये प्रोडक्ट इंडिया में $120 में बिकेगा। तो अब इससे यूएस को क्या नुकसान है? इससे यूएस को ये नुकसान है कि अब ये प्रोडक्ट इंडिया में महंगा हो गया, एक्चुअली चाहे महंगा ना हो, तो इंडियन कंज्यूमर्स इसको रिजेक्ट करके कुछ अदर ऑल्टरनेटिव्स पे जाना पसंद करेंगे, राइट? या मान लो आप इसको 120 की जगह $200 कर दो, ऑलमोस्ट डबल कर दो, सो पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, राइट? सो इट हैम्पर्स द एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ यूएस, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके। तो जो भी प्रोडक्ट जिस भी कंट्री में आ रहा है, फिर बॉर्डर पे वो अपना इंपोर्ट लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी।
जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोर्ट सब्सिडी का। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होती है कि मान लो अब ये देखो कि मान लो यूएस ये देख रहा है कि इंडिया ने ना हमारे पे इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया, राइट। तो मतलब इन्होंने बोला कि 100% इम्पोर्ट टैरिफ है। पहले वो जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस था $120 इंडिया में, और लोग खरीद भी रहे थे। बट तो प्राइस था 100, लाइक प्रोडक्ट का प्राइस था, क्या बोले इसको, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस था $60, और इंडिया में जाके उसका प्राइस डबल हो गया। अब यूएस गवर्नमेंट ये देख रही है कि इंडिया जो है अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है मेरे प्रोडक्ट्स के साथ। तो यूएस क्या कर सकती है अपनी इंडस्ट्रीज को बचाए रखने के लिए? वो क्या करेगी कि ये जो भी सेक्टर है जो इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है वो इसको सब्सिडी देंगी, ठीक है। तो मान लो ये यूएस का जो प्रोडक्ट है ये सस्ता सस्ता हो गया। मान लो इन्होंने बोला कि आप $20 में बेचो इसको। गवर्नमेंट सेज टू द इंडस्ट्री, सेल इट एट $20। जो तुम्हारा बीच का $40 का मार्जिन गायब हुआ है वो हम तुमको देंगे एज सब्सिडी। तो सरकार इनको $40 का प्रोडक्ट दे, $40 का अमाउंट दे देगी पर प्रोडक्ट। इससे क्या है, इनको तो $60 जो मिलने थे वो मिल गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस था ये कितना रहा, 20। अब जाके अगर ये डबल भी हो गया, या जो भी, अगर मान लो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है, तो अब ये प्राइस हो गया $40, $50, $60। तो अब ये प्रोडक्ट एक्चुअली सस्ता हो गया। सो इस तरीके के इम्पोर्ट टैरिफ वाली चीजों को ये वाली जो गवर्नमेंट है ये एक्सपोर्ट सब्सिडी दे के कंट्रोल कर सकती है। या दिस इवन डजंट हैव टू बी द केस कि इम्पोर्ट ड्यूटी हो भी या ना हो। कई बार जब सरकार को कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना होता है तो उनको क्या चाहिए कि उनकी जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट सस्ते में इंटरनेशनल मार्केट पे जाए, ताकि लोग ट्राई तो करें। और फिर एक बार लोग हैबिचुअल हो गए, उन्होंने वो प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, लोगों को अच्छा लगा, तो क्या होता है, लोग फिर इवन इफ प्राइसेस राइज पीपल स्टार्ट टू बाय दैट, राइट। तो एक होता है ना कि अपना मार्केट बनाना है तो पुश करो उस इंडस्ट्री को। सो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी कम्स इन। एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके जो लोग हैं उसको सब्सिडी दो, ताकि वो जो दूसरे कंट्रीज से जो कंपटीशन आ रहा है उसको प्राइस की वजह से compete कर पाए। अदरवाइज अब वो जब एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया वो इतना महंगा हो गया, एंड देन दे विल थिंक कि ओके इट्स नॉट इवन सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट्स महंगा ऑल्सो, सो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बाय इट। So these are some possible, policy tools with which government can push something. So export subsidy, import duty, इस तरीके से। और import duty लगाने का कुछ लॉजिक क्या हो सकता है कि हमारी कोई इंटरनल इंडस्ट्री अगर बाहर के एक्सपोर्ट से बाहर के इंपोर्ट से डिस्ट्रॉय हो रही है तो हम उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे ताकि हमारी खुद की इंडस्ट्री बची रहे, राइट। सो मान लो कुछ फार्मिंग सेक्टर है, वहां पे हम लोग मान लो ₹30 में चावल बेच रहे हैं, इंडियन जो भी हमारी इंडस्ट्री है, राइट। पर बाहर से इंपोर्ट होके जो चावल आ रहा है मान लो वो ₹20 का हो रहा है। कंज्यूमर थोड़ी सोचेगा इंडियन है कि फॉरेन से आया है, वो सोचेगा सस्ता कौन सा है वो दे दो, राइट। एटलीस्ट इंडिया में तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं मोस्टली। तो अब जो हमारे खुद के फार्मर्स हैं दे विल हैव टू सफर बिकॉज ऑफ दिस। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इनकी लॉबी अच्छी खासी है, जो भी इंडस्ट्री है, तो क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी ताकि वो जो चावल है वो ₹20 की बजाय ₹40 का हो जाए, तो लोग एक्चुअली इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रेफर करें। सो ऑल दीज पॉलिसीज आर देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट आर देयर, राइट। तो ये सब सिचुएशन है। इज दैट फाइन? ओके। ये सब हम लोग जब ट्रेड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे ना तो और डिटेल में आएगा। चलो जी, तो हाँ हमने मैम, क्या, या गो हेड। इम्पोर्ट टैरिफ एंड इम्पोर्ट ड्यूटी दोनों सेम ही सेम होगा ना? सेम सेम, हाँ जी हाँ जी। इम्पोर्ट ओके। ड्यूटी इम्पोर्ट टैरिफ सेम है। हाँ जी, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न जो है उसको बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें शो कर रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ हैज ट्रेड चेंज्ड, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया और यूरोप। इनके लिए हम ट्रेड का जो पैटर्न है, ठीक है, ट्रेड का पैटर्न हम कैसे देख रहे हैं, टोटल ट्रेड का रेशियो विद जीडीपी। सो उनका जो टोटल ट्रेड है, ठीक है, टोटल ट्रेड विद देयर जीडीपी। सो टोटल ट्रेड जो है उसमें क्या होगा, अगेन एवरेज ऑफ
इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. So trade in goods and services relative to GDP. This diagram is showing total trade in merchandise, goods and services for each country. तो ये जो टोटल ट्रेड है ये एक्चुअली अगेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एवरेज है डिवाइडेड बाय जीडीपी. तो हम ये देख रहे हैं कि ओवर टाइम ये जो रेशियो है ये किस तरीके से चेंज हुआ है और क्या इससे कोई पैटर्न इमर्ज हो रहा है क्या हमारे पास. ठीक है, तो अब जैसे आप ये देखो, स्टार्टिंग से कोई भी एक कंट्री पिक कर सकते हैं. तो जनरल पैटर्न हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं, राइट. तो टाइम विद टाइम हाउ इज दिस रेशियो इवॉल्विंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज. दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज टेलिंग अस. ठीक है, और ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स हैं जहां पे कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है. तो जैसे ये वाला जो टाइम है इसमें वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. सो 1914 से लेके 1918 तक दिस इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है, यहाँ पे 1929 से लेके क्लोज टू 34 तक ये क्या है, ग्रेट डिप्रेशन, यूएस ग्रेट डिप्रेशन गोइंग ऑन, राइट. एंड देन दिस इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, तो ये हमारे पास मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो हुए हैं और फिर हमारे पास ये पैटर्न है. तो अगर आप इस पैटर्न को बस देखो, कुछ मत सोचो कि और क्या हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री फ्रॉम 1990s to 1913-14 the trade to GDP ratio is increasing, right. ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुआ, मतलब कि ट्रेड कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. यस और नो. एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, आप वर्ल्ड वॉर 1 से लेके शुरू हो जाओ, फिर डिक्रीज होते जा रहा है ये ट्रेड टू जीडीपी रेशियो. फिर बीच में ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया और वर्ल्ड वॉर 2 भी आ गया. तो यहाँ पे फिर ठीक है, कहीं पे इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग पैटर्न एंड देन अगेन डिक्रीजिंग पैटर्न. सो वी काइंड ऑफ सी कि ये जो पूरा पीरियड है इसमें जो ये ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है ये फॉल कर रहा है. इस पीरियड में इट्स राइजिंग, इस पीरियड में द एवरेज पैटर्न इज इट्स फॉलिंग, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, it's again increasing, increasing. एंड इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इट काइंड ऑफ स्टेड द सेम और थोड़ा सा डिक्रीज. फिर उसके बाद देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज एवरीवेयर. .com boom, right, computers, technology, all of that going on. And then around this particular period again it started to fall. So this is your close to 2008 period. What happened in 2008? Financial crisis हुआ हमारे पास. So this was falling region. Again this entire region was the falling region. तो हमने क्या देखा है, there are periods of spike going up and going down as well, right. ये सारे हमने बेसिक पैटर्न्स हमारे पास इमर्ज होते हुए दिखते हैं. और एवरी सिंगल डायग्राम में जब आप इवेंट को देखोगे तो कुछ ना कुछ मेजर इवेंट हुआ है जब से चीजें फॉल हुई हैं. तो ये पूरा वॉर वाला टाइम था, डिप्रेशन वाला टाइम था. This was the US financial crisis time and then initially it was all going up. ठीक है, सो अब इसके पीछे की चीजें क्या क्या हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या क्या है. तो बेसिकली अगर आप 1890s से लेके वर्ल्ड वॉर 1 तक का अगर पीरियड देखो, जो कि ये वाला पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसको बोलते हैं फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. क्यों हुआ था ऐसा, क्यों इसको फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बोल रहे हैं? बिकॉज ट्रेड इज बूमिंग इन दिस पीरियड. ट्रेड इज बूमिंग. व्हाई इज दैट बूमिंग? बिकॉज देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स in transportation. ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया इस पीरियड में. शिपिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आया. रेल रोड्स में काफी इंप्रूवमेंट आया. और ऑब्वियसली ये तो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके पास चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम है तो थिंग्स विल गो फास्टर, राइट. अगर कोई एक अच्छा इंडिया में
इसीलिए बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि आपकी कॉस्ट जो होती है ना, शिपिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट करती है। अगर आज के दिन एक फर्स्ट क्लास हाईवे बनता है बिटवीन टू मेजर ट्रेडिंग रीजन्स, इट्स सच अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के केस में अगर आप 1 घंटा भी बचा सकते हो ना किसी का, तो दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो इसीलिए देर आर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन इन सेटिंग अप गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड्स, रेलवेज, शिपिंग, पोर्ट्स, एवरीथिंग। दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल। अब वो चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लो कि चाहे कंट्री लेवल पे देख लो, इसीलिए ये सारी इन्वेस्टमेंट मैटर करती है, राइट। बट ऑन द सेम टाइम, मान लो अगर आपके जो रोड्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं, या फिर मान लो कच्चा रास्ता है, सो एक तो आपकी स्पीड बहुत कम हो रही है, चीजें जो पेरिशेबल चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, राइट। कोल्ड स्टोरेज का इतना अच्छा सिस्टम है नहीं, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल लेके जा रहे हो, उसकी भी लाइफ कम हो रही है, राइट। जो इंसान उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत खराब हो रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर वाइल थिंकिंग कि किस तरीके से चीजों को फास्ट ट्रैक किया जाए और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो अगर रेल रोड्स बढ़ रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कभी किसी को आगे जाके रिसर्च करनी हो, तो रेल रोड्स इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। रेल रोड, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये जो पीरियड था, इसमें ट्रांसपोर्ट बहुत इंक्रीज हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स बहुत इंक्रीज हुए, तो दैट टर्न्ड अप। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा वॉर के बीच का रीजन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रेड फॉल कर रही है। अब इसमें ट्रेड क्यों फॉल कर रही है? बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जब लोग आपस में लड़ते हैं, जब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, तो क्या करते हैं लोग? हम आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट हैपेंड, यूएस पुट लॉट्स ऑफ हाई टैरिफ्स उनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिटेलिएशन में दूसरी कंट्रीज ने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, आपस में ये लोग टैरिफ टैरिफ खेलते रहे, और टैरिफ बहुत हाई हो गया, तो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड काफी कम हो गया ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, राइट। सो टैरिफ्स इतने सारे हो गए, जैसे अगर आपका इसका अगर आप डायग्राम देखना चाहो कि जैसे यहाँ पे ये देखें, तो ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें कि एवरेज टैरिफ क्या था। सो मतलब अलग अलग कंट्रीज में जितने जितने टैरिफ लेवल थे, उन सबको अगर एवरेज कर दिया जाए और उस टैरिफ को अगर यहाँ पे यूज किया जाए ओवर द टाइम पीरियड दिस, और ये देखा जाए कि एवरेज टैरिफ डिड इट गो अप और गो डाउन। सो व्हाट डू वी सी? सो दिस डायग्राम बेसिकली शोज टैरिफ फॉर 35 कंट्रीज। 35 कंट्रीज के लिए टैरिफ का डेटा है, उसको एवरेज किया और उसको प्लॉट किया, तो क्या देखने को मिलता है? 1960 से लेके 1910 तक टैरिफ जो है वो 10 से 15, 16, 17 के बीच में रहा, राइट। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड था, एंड देन इट सडनली शॉट अप, इट वेंट अप टिल 25 also, right? And then it fell, and then after World War II it started to go below 15%, and now let's say starting from 1980s it is falling, and this average has reached to 5% also. तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इस पीरियड के दौरान टैरिफ्स जो है वो बहुत हाई हो गए थे, एज हाई एज 25 to 20%, राइट। एवरेज टैरिफ की बात हो रही है, ठीक है। पोस्ट World War II दीज टैरिफ्स हैव फॉलन, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों हो रहा था कि कंट्रीज आपस में जब फाइट करती हैं तो वो हर तरीके के टूल्स अप्लाई करती हैं, इकोनॉमिक, टैरिफ, पॉलिटिकल, आर्मी, डिफेंस, एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन तरीका। इकोनॉमिक sanctions are a very big thing, okay, all right। हाँ, तो कंट्रीज ने आपस में देखा कि कंट्रीज का ट्रेड कम हो रहा है आपस में, और ये हाई टैरिफ करते टाइम रिटेलिएशन बहुत हो रहा है आपस में कंट्रीज में, तो फिर क्या किया आफ्टर World War II, जो भी हमारे एलाइड नेशंस थे, राइट, जो भी हमारे एलाइड नेशंस थे, एलाइड कंट्रीज थे, व्हाट डिड दे डू? दे केम टुगेदर and they developed agreements to keep the tariff low,
क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये गेम खेलने से किसी का फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री बचा लोगे, बट उस चक्कर में आपकी दूसरी इंडस्ट्री सफर कर रही है। क्योंकि कोई भी कंट्री रिटेलिएट तो करेगी, अगर आप उसके साथ हाई टैरिफ लगाओगे तो वो भी लगाएंगे, राइट? It's a game like that only. So they came together, they made an agreement that we'll try to keep the tariffs low, right? So this came out to be known as the General Agreement on Tariffs and Trade, जिसको बोलते हैं गैट, जो कि पुराने टाइम में गैट बोलते थे, which comes to be known as modern day World Trade Organization. आज के दिन इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो वो है इनिशिएशन स्टोरी है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू lot of countries came together and they decided that nobody is going to benefit if we keep playing this game. So let's try to sit together and decide not to keep the tariffs too high. And that is the reason why you see these tariffs coming down over and over again, right? So आज के दिन मान लो कोई कंट्री सफर कर रही है बिकॉज ऑफ वट एवर, राइट, बिकॉज ऑफ देयर बैड पॉलिसीज या समथिंग अनएक्सपेक्टेड गोइंग ऑन, एंड दे वांट सम इंटरनेशनल हेल्प इन टर्म्स ऑफ लोन सपोर्ट एनीथिंग, they have to agree to a lot of conditions. One of these conditions is that you will also keep your tariffs low. तो वो इंटरनेशनली सपोर्ट तभी करेंगे जब आप इस तरीके के रूल्स जो है इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. इज दैट फाइन? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. उसके बाद जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू का जो पीरियड था उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट, बेसिकली यू कैन से 1950s. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, सो सेकेंड गोल्डन एज of international trade. तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड golden age of international trade. Why? Because GATT was formed. Countries decided that they will keep their tariffs low. So that started happening also. इसके अलावा there is one major development which happened. 1956 के अंदर shipping containers का जो है invention हुआ था. आपने कभी ट्रेन में वो जो बड़े बड़े लोहे के डब्बे, जो ट्रेन में पैसेंजर्स नहीं होते, सिर्फ डब्बे होते हैं, वो देखिए? So like big shipping containers that are there. Have you seen that? यस मैम. है ना? तो वो एक्चुअली शिपिंग कंटेनर्स है. तो 1956 के पहले वो कंटेनर्स जो है मतलब इन्वेंट नहीं हुए थे, वो 1956 में इन्वेंट हुए. तो जब वो चीज इन्वेंट हो गई तो लोगों को पता चला कि दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर अस टू शिप लाइक दिस. अदरवाइज पहले शिप्स होती थी, उसमें जैसे नॉर्मल तरीके होते हैं शिपिंग करने के वैसे करते थे. बट जब से ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट आया चीजें और इजी हो गई. एक बड़े से शिप पे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आप कितने भी कंटेनर्स रख सकते थे. मतलब नॉट कितने भी, ऑब्वियसली यू हैव टू चेक द डिमेंशंस एंड एवरीथिंग फॉर द इंटायर शेप. बट दिस मेड द कॉस्ट ऑफ मूविंग द प्रोडक्ट्स इजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव. सस्ता हो गया चीजों को ट्रांसपोर्ट करना. शिपिंग कंटेनर्स वर इन्वेंटेड, so it became easier and less costly to transport. So ऐसे ऐसे इन्वेंशंस, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं
इम्पैक्ट करती हैं ट्रेड को, ठीक है। सो ये हमारा पूरा जो डिस्कशन था रिगार्डिंग हाउ ट्रेड हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, व्हाट हैज हैपेंड टू टैरिफ्स, ठीक है, क्या क्या जनरल पैटर्न है ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? आर वी गुड सो फार? कोई डाउट है? नो? Okay, all right. So guys, let's take a break now. Let's resume at 4:10. Okay, it's 3:57 right now. Let's resume at 4:10. And then अभी हमने goods and services के transport के बारे में, trade के बारे में बात किया है. Now let's talk about, the flow of people, the flow of labor. ठीक है? So migration के बारे में अब हम लोग अगला discussion करेंगे. Flow of labor, जिसको हम लोग माइग्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स कंटिन्यू एट 4:10 एंड वी विल डिस्कस दैट देन। सो फ्लो ऑफ लेबर हम लोगों को पढ़ना है, उसके जनरल पैटर्न्स जो भी हमको देखने को मिले हैं वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, और फिर फ्लो ऑफ कैपिटल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। So, and once we are done with that, so today we will wrap up this entire discussion, and from the next class we will start talking about the Ricardo model. ठीक है? All right. So I'll see you in 10 minutes. So 4 or 10. Let's continue. Okay. Thank you. Okay. So far we have discussed, how the flow of goods, merchandise and services happen. उसके बारे में हमने general discussion किया. We also saw a little bit of timeline of how things have changed. Now we want to do a similar thing, some general ideas that are there related to flow of labor, because people also move across countries, right, in search of better opportunities in terms of better employment, better living conditions, all of these things. So that will be called migration. ठीक है? सबसे पहले migration is what? Movement of people from one country to another. ये किसी भी तरीके का हो सकता है. It could be, migration that you do out of choice also, and out of forced migration also, because let's say something bad is going on in the country, so you would like to flee that country, you would like to move out of that country in search of better living condition, better work opportunities as well, safety reasons also, right? So these are all the things that are there. तो पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगेन दिस इज बेसिकली अ डेटा फॉर 2005. 2005 में इन मिलियंस व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉरेन बॉर्न माइग्रेंट्स, मतलब अलग अलग कंट्रीज में, जैसे सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैप द नंबर ऑफ पीपल who are staying in a country जो उनकी origin country नहीं है, जो उनकी country in which they are born वो नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग as migrants categorize कर रहे हैं. So this figure is showing the number of foreign born migrants who are living in selected countries and regions of the world in 2005 in millions of people, ठीक है. और again similarly, जैसे कि अगर if it's a dashed line, so the number is less, and if it's a very bold line, it's the amount is greater than 15 million. This is what we have, ठीक है. और ये जो डेटा है, ये डेटा कहाँ से कलेक्टेड है? Basically this data we have gathered from data of OECD. So what is OECD? So this is basically a group of countries which is called, the abbreviation is Organization for Economic Cooperation and Development. Almost 30 countries it has, which includes, most European countries and Australia, Canada, Japan, Mexico, South Korea and US. ठीक है,
You can check out the list of the exact countries which are a part of it. So मतलब लेकिन मेजरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. सो उनके लिए वहां से ये डेटा कलेक्टेड है. सो ऑल राइट. सो हमने मेजरली जो ओईसीडी कंट्रीज में माइग्रेंट्स हैं या जो ओईसीडी कंट्री, सो उसका डेटा हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है. सो जैसे अगर आप देखोगे बेसिक बेसिक पैटर्न, तो वो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो यूरोप है, विद इन यूरोप देयर इज द नंबर ऑफ migrants that we have is 24 million, right? People moving from Latin America to Canada and US is 16 million, which is a huge chunk, right? People moving from outside of the world to China and other Asian countries is 53 million, which is huge, right? So unlike the flow of goods and services, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा था या इधर इस तरीके कंट्रीज में ज्यादा था, वो पैटर्न ना देखने की बजाय हमको क्या देखने को मिलता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज हैं वहां पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर पीपल मूविंग फ्रॉम China and other Asian countries to Canada and US is huge, right? People moving from Africa to Europe is huge. And then people moving from Asia to Europe is small, 4 million. And then people going from Europe to Canada and US is 7.9 million. तो मतलब मेजरली अगर आप देखोगे तो बहुत जगह जो जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे इतना ज्यादा माइग्रेशन नहीं है. रादर इस तरीके की कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, पीपल मूविंग टू अफ्रीका, ऑल ऑफ दैट इज ह्यूज, द नंबर इज ह्यूज, राइट? सो अगर हम लोग नंबर्स में बात करें, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स की मैं अगर बात करूं ताकि चीजों को हम लोग थोड़ा सा जो है समझ पाए, वो ये है कि इन 2005 there were 62 million foreign born people living in OECD countries. And there were a total of how many people who were migrants in total अगर world में बात करें तो, so during that time it was 195 million. So this particular number 62 million, so 62 million is basically all the sum total of all the people who are staying in the OECD countries जो कि migrants हैं, out of total 195 million during the 2005 period. So ये वाला नंबर लेस देन 1/3 है. मतलब मेजर जो माइग्रेंट्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज स्टे कर रहे हैं. So this pattern is a little different from what is the pattern that we have seen in the trade of goods and services. क्योंकि मेजर गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड कहाँ पे हो रहा था? OECD कंट्रीज में. लेकिन यहाँ पे जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है, राइट? सो एक तरीके से ही हमारे लिए हिंट है जो बता रहा है कि फ्लो ऑफ पीपल उतना अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 195 मिलियन है, इसमें से हमने बोला कि 62 मिलियन आर स्टेइंग इन OECD कंट्रीज. ठीक है. आउट ऑफ दिस एशिया में जितने लोग रह रहे हैं वो कितने हैं? 53.1 मिलियन. अफ्रीका में जितने लोग रह रहे हैं that is 17.1 million. So these numbers are just to tell you a relative importance of which regions are harboring more and more migrants, right? Latin America is 6.9 million. So एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें उतने माइग्रेंट्स नहीं है रिलेटिवली जितना एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसको हम लोग थोड़ा सा नॉट सो डेवलप बोलेंगे या डेवलपिंग बोलेंगे, ठीक है. तो जो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट?
जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज जो निकल के आ रही है वो कह रहे हैं कि हम विद इन यूरोप जो है, विद इन यूरोप द माइग्रेशन इज ह्यूज विच इज 24 million, राइट। वी विल ऑल्सो सी द रीजन फॉर दैट। अगेन इट्स रिलेटेड टू ईयू, क्योंकि जब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो ईयू में जब एनी कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ ईयू also has the free flow of people allowed, so people can move from one country to another in search of better opportunities and all of that. तो जब आप एक जो ईयू का अगर आप पार्ट बनते हो कोई कंट्री है तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड भी है, फ्री फ्लो ऑफ लेबर भी है, ठीक है, जिसके वजह से इंटरनल माइग्रेशन विद इन यूरोप दैट इज ह्यूज, राइट, विच वी ऑल्सो सी विद दिस बोल्ड लाइन दैट वी हैव। सो द नंबर हियर इज 24 million, ठीक है। ऑल राइट, सो तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि माइग्रेशन ऑफ पीपल इज हार्ड अनलाइक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज, सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कि जितने आसानी से कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ कर रही हैं आपस में ट्रेड करना, उतना इजीली जो है उनके लोगों का आपस में माइग्रेशन करना क्यों नहीं है पॉसिबल। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन व्हाई अ कंट्री माइट नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन इनवाइटिंग पीपल और लेटिंग देयर पीपल गो? क्या लगता है आपको? बड़ा पॉलिटिकल इशू है ये, इमिग्रेशन बहुत हॉटली डिबेटेड टॉपिक है, जो आप सुनते भी आते होगे। पूरे पूरे इलेक्शंस इस चीज पे बहुत बड़ी मेजर डिबेट्स होती हैं, बहुत बड़ी पॉलिसी होती है इस चीज पे बेस्ड। So countries do have certain restrictions. Okay, so what could be the rationale for countries having so many restrictions? Yes, you're absolutely right. Countries have restrictions. कोई भी आप वर्क वीजा लो, लाइक जैसे यूएस वीजा में लोगों की 2-2, 3-3 साल वेटिंग है इंटरव्यूज के लिए, इफ somebody wants some work visa in US, and it's typically not very easy to get a visa, even a work visa, travel visa, बहुत सारी चीजें, right? So why do you think that is the case? स्पेशली चलो अभी के लिए हम लोग सिर्फ वर्क रिलेटेड वीजा के बारे में बात करते हैं या वर्क रिलेटेड माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक countries have restrictions? Okay, so overpopulation due to migrants, and migrants take away opportunities of the residents living there. Absolutely right. So they fear कि कहीं ना कहीं, देखो कोई भी इंसान सोचता है कि मैं अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, उसका रीजन यही होता है कि वो इतना मेजर चेंज कर रहा है अपनी जिंदगी में। भाई बचपन से जहां पे रहे हैं आप, ठीक है, वो कंट्री छोड़ के अगर आप किसी की दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव सम प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम मतलब यू आइदर वांट बेटर अपॉर्चुनिटीज या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड या उस तरीके की चीजें, राइट। सो आप यूजुअली क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक ऐसी कंट्री जहां पे उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक ऐसी कंट्री में जाए जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं या आपको वेज ज्यादा मिलती है, राइट। सो इसमें फियर क्या है कि अगर आप एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, वहां पे जो मिनिमम वेज भी होगी वो भी आपको बहुत हाई लगेगी, राइट। तो इस चक्कर में क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट ऑफरिंग देयर सर्विसेज एट अ लोअर प्राइस, और इस चक्कर में वहां की जो उनके खुद के सिटीजन हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके लिए इट कैन बी अ हैम्परिंग थिंग, राइट। एंड अ कंट्री हैज टू केटर टू द cater to these requirements for their citizens, कि उनके citizens को proper wage मिले, और इस competition के चक्कर में they might not lose employment, right? So wage related fears होते हैं। wage related fears के वजह से they may not allow, so migrants might grab the opportunities. जिसके वजह से उस कंट्री के खुद के जो सिटीजन्स हैं, they might not be very happy. So that is why it's always a political issue to allow people to come in a country. जैसे यूएस में immigration policy is a very important political topic, जिसपे
आपका जैसा स्टांस है, आपकी सरकार का जैसा स्टांस है, उस पे वोट्स बड़े डिवाइड हो जाते हैं, राइट? सो उसके अलावा कुड देयर बी एनी रीजन कि कोई भी इंसान, अब मान लो कोई भी इंसान किसी कंट्री में आ गया, अब वो दो तरीके से आ सकता है, लीगल तरीका और इलीगल तरीका। इलीगल माइग्रेशन भी होता है, राइट? कि जब व्हेन पीपल फ्ली, पीपल कम एज रेफ्यूजीज, तो कोई भी अगर पर्सन, कोई भी इंसान अगर किसी कंट्री में आ रहा है, तो एक तरीके से वो उसकी ही जिम्मेदारी है, वो उस कंट्री के ही रिसोर्सेज यूज करेगा, राइट? सो अगर वो आपकी मर्जी के खिलाफ आया है, या यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैट पर्सन, सो देन इट्स अ ड्रेन ऑन योर रिसोर्सेज, राइट? क्योंकि अगर आपको उसको भेजना भी होगा, डिपोर्ट भी करना होगा, सो योर कंट्री विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज to maintain and organize that, right? If that person is not working in a foreign country, so हो सकता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि there is some political unrest which might go on if there is too much migration going on. So all these are possible reasons जिसके वजह से कंट्रीज जो है अपनी बॉर्डर्स को यूजुअली रेस्ट्रिक्ट करके रखती हैं और इतना इजी स्टांस नहीं लेती हैं जितना इजी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है विद इन कंट्रीज, राइट? जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि प्रायर टू 2004 EU जो है, EU यूरोपियन यूनियन, which is basically a group of countries जो they have similar same currency, same European Central Bank, ठीक है, free flow of goods and services, free flow of people can come, there is no extra restrictions they will have to face. So prior to 2004 there were 15 countries which were a part of EU, right? And after 2004, so May 2004 10 मोर कंट्रीज को ऐड किया गया EU में, ठीक है? 10 मोर कंट्रीज वर एडेड। तो बस आप इसका क्लियर इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो भी वो कंट्रीज थी, जैसे कि द नेम ऑफ दोज कंट्रीज वर साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, समथिंग लाइक दैट, मोर कंट्रीज लाइक दैट, 2-3 कंट्रीज और होंगे। तो वो सारे कंट्रीज ऐड हुए EU में, और वो वाले कंट्रीज थे जिसमें पर कैपिटा जो है, इनकम जो है, वो उतनी हाई नहीं थी रिलेटिव टू अदर EU कंट्रीज। तो what is a clear thing that you can see that would possibly happen because of this particular move? जब 10 कंट्रीज और ऐड हो गई तो वो एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बन गई। अब लोग जो हैं, जो उन कंट्रीज में थे, जो नए ऐड हुए हैं, दे स्टार्टेड मूविंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, राइट? जिसकी वजह से क्या हुआ, they were okay with taking a little higher wages than their home countries but less than that. So उस चक्कर में क्या हुआ, वेजेस के वजह से जो हमारा फियर है वो दैट स्टार्टेड रियलाइजिंग, तो बहुत सारे कंट्रीज के आपस में डिसएग्रीमेंट्स होने लगे विद इन EU, राइट? सो lot of internal migration happened because of this. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई यू सी दिस बिग मूवमेंट हियर विद इन यूरोप, राइट? सो बहुत सारा इंटरनल माइग्रेशन होने लगा, एंड देयर वर लॉट ऑफ पॉलिसी एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ दीज लेबर मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड टू हैपन, राइट? तो ये कुछ पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हैं इस तरीके से, और इसीलिए आप इजीली अलाउ नहीं करते हो फॉर पीपल टू मूव, बिकॉज अ पर्सन हु कम्स इनटू अ कंट्री eats into a lot of resources of a particular country, and no country wants to drain its resources on some people who are coming from outside, right? What could be one possible reason why a country might promote migration? क्या कारण हो सकता है कि कोई कंट्री इस चीज को प्रमोट करे? जैसे मैम टू इंक्रीज लेबर फोर्स। to increase its labor force. Okay, why would it want to increase its labor force? मैम पॉपुलेशन कम होगा तो मान लो, वेरी increase नाइस, करने- वेरी नाइस। तो अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे जापान में बहुत हो रहा है, US तो पूरा ही इमिग्रेशन पे बेस्ड है, हर मतलब US में तो मतलब आप जहां जहां से देखो, लोग माइग्रेंट्स की कितनी स्टोरीज है,
आप यूएस वाला शार्क टैंक भी देखोगे तो एवरी नेक्स्ट स्टोरी इज माय फादर वाज अ माइग्रेंट, माय फादर वाज एन इमिग्रेंट, ही वाज फ्रॉम दिस, ही वाज फ्रॉम दैट। ये तरीके की स्टोरी आपको बहुत मिलेगी। तो जहां पे भी पॉपुलेशन एज कर रही है तो उनको अगर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो दे नीड पीपल हु विल बी वर्किंग, राइट? सो दैट इज वन केस फॉर अलाउइंग फ्लो ऑफ मोर एंड मोर पीपल। तो आप ये भी देखोगे कि जिस कंट्री में कम पॉपुलेशन है या लेबर की कमी है तो वहां पे आप इसको एक वेलकम मूव की तरीके से देखोगे। सो जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं, राइट? इसी तरीके से जैसे कि अगर मान लो यूएस और कनाडा की बात करें तो वहां पे मेक्सिको से बहुत सारे लोग आते हैं एज माइग्रेंट। सो मतलब क्लोज टू 13 मिलियन मैक्सिकन पीपल आर लिविंग इन यूएस, जिसमें से आधे लीगली रह रहे हैं, आधे इलीगली रह रहे हैं। ये जो डेटा है 2005 का ही डेटा है, उसी को मैं कोट कर रही हूँ। और एंड कैन यू इमेजिन व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिको's population is that? So what we are saying is 13 million Mexicans are living in US. And because US, Mexico, so Canada है टॉप पे, फिर US और फिर मेक्सिको है, बिकॉज बॉर्डरिंग कंट्री है तो इलीगल माइग्रेशन भी बहुत होता है, राइट? बहुत आपने शोज देखे होंगे, नार्कोस और बहुत अलग अलग तरीके के शोज हैं जहाँ पे इस तरीके की चीजों को दिखाया भी जाता है। तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% ऑफ मेक्सिको's पॉपुलेशन। मतलब मेक्सिको के टोटल पॉपुलेशन का 10% तो लोग एज इमिग्रेंट्स रह रहे हैं यूएस में, लीगली या इलीगली, हाफ हाफ। सो दैट इज सच अ ह्यूज चंक दैट इज देयर। तो ये सब चीजें भी हैं, यू नो। तो काइंड ऑफ ऑल दीज आर द पैटर्न्स दैट वी सी इमर्जिंग इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ पीपल, राइट? सो बहुत सारे लोग जैसे बांग्लादेश से भी बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं इंडिया में, और भी अलग अलग कंट्रीज से काफी रेफ्यूजीज भी आते हैं, राइट? जब जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब में जो भी जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यू सी एंड हियर न्यूज रिगार्डिंग पीपल फ्लीइंग द कंट्रीज एंड ट्राइंग टू मूव एंड गेट इनटू द बॉर्डर्स ऑफ अदर कंट्रीज। टर्की में बहुत ऐसे सुनने को मिलता है। तो जब भी अनरेस्ट की सिचुएशन होती है तब तो इट्स बेसिकली अ फोर्स माइग्रेशन, बट अदरवाइज ऑल्सो पीपल चूज टू मूव, ठीक है? एंड एनीवेज यू वुड ऑल्सो एज अ कंट्री, व्हाई वुड यू नॉट लाइक योर पीपल टू गो आउटसाइड? जैसे मान लो हम इंडिया है, हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ से इतने लोग यूएस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन, हमारा टैलेंट क्यों बाहर जाके काम कर रहा है, राइट? सो ब्रेन ड्रेन, लैक ऑफ, हमारा स्किल्ड लेबर क्यों जा रहा है वहां पे और अपनी सर्विसेज वहां पे दे रहा है? यूज दैट सर्विस हियर ओनली, राइट? यूज दैट स्किल हियर ओनली। सो दैट इज वन यू नो thing that is there. That is why countries do not want their own citizens to move out too much. ठीक है? So these are some patterns that we see related to flow of people, and we kind of have made the general argument that लोगों का movement उतना free नहीं है, और लोग चाहते भी नहीं है, और countries भी नहीं चाहती कि इतना free flow हो relative to the flow of goods and services, right? So इस चीज को compensate करने के लिए क्या है कि अगर इतना free flow of migrants नहीं है, उसको compensate कर दो with more flow of गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो एक तरीके से जब आप एक्सपोर्ट करते हो, सो इट्स लाइक यू आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ कंट्री एंड काइंड ऑफ एक्सपोर्टिंग और माइग्रेटिंग योर सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो मतलब एक लॉजिक ये लगाया जा सकता है। ओके, इज दैट फाइन गाइस? डज दिस मेक सेंस? सो ये थोड़े से कुछ पैटर्न्स थे जो हमने फ्लो ऑफ पीपल रिगार्डिंग देखे हैं, ठीक है? इसके अलावा नाउ वी वांट टू लुक एट फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो फ्लो ऑफ कैपिटल, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब व्हेन कोई भी एक फर्म, व्हेन अ फर्म owns
another firm in another country. जब कोई भी एक फर्म दूसरी कंट्री में एक फर्म को ओन करती है, अब वो ओनिंग जो है हो सकता है वो पूरी फर्म उसको वो लाइक पूरी की पूरी फर्म ओन्ड है, या फिर पार्शियली इन पार्टनरशिप इट इज हैपनिंग, राइट? सो आइदर इन पार्ट्स और एज अ होल, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सो अगेन वी सी सम डेटा विच we can use to say something about it. So again this data is taken from the OECD countries का database. वहां से क्या है कि जो OECD countries हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने foreign direct investments किए हुए हैं, और जहां बाकी कंट्रीज ने उनकी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, ये इस चीज का डेटा है, ठीक है? सो अगर मैं इसका डिटेलिंग पढ़ूं, दिस फिगर शोज अ स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिटवीन सिलेक्टेड कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन 2010 का ये डेटा है. एंड अगेन स्मॉलर numbers with dashed lines, and with the thick lines you have higher amount of investments, right? So again हम लोग क्या देखते हैं कि within Europe it's 4320, huge amount of billions of dollars being spent in the flow of capital from outside the world to Europe is also huge. From the world to Latin America, this amount is huge. From the world to China and other Asian countries, this is huge. And from US to China, it is this. From China to US, I should specifically उन्होंने China to US नहीं दिया हुआ है, right? And then between US and Europe, so US का जो capital flow है यूरोप में वो इतना $1 billion है, and European countries का flow of capital in US is this much, ठीक है? सो ये जो मेजर कंट्रीज हैं, हम क्या देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका इंटरनली काफी सारा फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, इनका आपस में काफी सारा फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, और वर्ल्ड का एशियन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है? दिस इज द पैटर्न दैट वी सी. अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें ना एफडीआई जो होता है, एफडीआई ये जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको दो तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है? दिस एफडीआई कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एफडीआई, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, और एक को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल एफडीआई. अच्छा जी, अब ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई और वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Okay, guys, just give me a moment. Let me just put the laptop on charging. All right. So, okay, horizontal FDI और vertical FDI. अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है? तो horizontal FDI का मतलब है कि जब आप अपना फ्लो ऑफ कैपिटल दो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के बीच में ही कर रहे हो, कि आप भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, दूसरी कंट्री भी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मतलब हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है. विद इन हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर कैपिटल एंड इफ द फ्लो इज हैपनिंग, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई. हॉरिजॉन्टल एक तरीके से कह सकते हो सेम लेवल पे, ठीक है? सो इट इज बिटवीन one industrial country to another, ठीक है? But on the other hand, vertical FDI is something which we define as if it is between one industrial country
and another developing country. ठीक है, तो अगर दोनों सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलेंगे, और एक डेवलप्ड है एक डेवलपिंग है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई. ठीक है, ऑल राइट. सो व्हाई वुड व्हाट इज द रैशनल फॉर अ हॉरिजॉन्टल एफडीआई? पहली बात तो आप किसी भी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों ही करना चाहोगे? बेसिक है, कोई भी मतलब व्हाट इज द नॉर्मल थिंग टू अज्यूम? व्हाई वुड, लेट्स से आई एम सम कंपनी, आई एम डूइंग वेल इन माय ओन कंट्री, व्हाई वुड आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स? क्यों करना है मुझे ये? व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस? अर्न प्रॉफिट्स, यस. सो क्या मैं अपनी ही कंट्री में रह के ज्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकती? मैं उनको एक्सपोर्ट कर दूंगी. So what could be a rationale for a CEO to decide to actually set up or invest in a firm outside their own country, which is at the same level of development? Earn profit, exactly, yes. But why can't I do the same staying in my own country and exporting my products? मैम प्रोडक्शन बेस को इंक्रीज करने के लिए. प्रोडक्शन बेस को इंक्रीज करने के लिए मतलब कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊं? यस मैम. तो मैं तो ज्यादा प्रोडक्शन तो अपनी कंट्री में भी कर लूंगी. वेरी गुड सिमरन. सो सिमरन का एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप उसी कंट्री में अपनी एक फर्म ओन करके अगर प्रोडक्शन करोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगेगी. डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन मेरी सेटअप कॉस्ट तो लगेगी. मुझे वहां पे एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करना पड़ेगा. सो दैट इज वन रीजन. यस, एब्सोल्युटली राइट. देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट नहीं होगी. उसके अलावा एक बहुत बेसिक रीजन है, अगर आप उसी कंट्री में प्रोड्यूस करोगे तो क्या नहीं होगा आप पे? इम्पोर्ट टैरिफ नहीं होगा मैम. इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगेगा. अगर आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, तो कंट्री आपसे इंपोर्ट टैरिफ नहीं ले सकती, क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप वहीं प्रोड्यूस कर रहे हो और वहीं सेल कर रहे हो, राइट. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज नो टैरिफ व्हेन यू सेल एंड यू प्रोड्यूस लोकली ऑल्सो. ठीक है, और अगर आपकी फर्म उस कंट्री में है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, तो आप उन पे बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हो. आपको उस मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, राइट. यू गेट एक्सेस टू द इकोनॉमी. एंड व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर नेशन एंड यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, सो मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो अगर यहाँ से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करके अपनी कार भेजेगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कुड बी अ डुप्लीकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट, अगर आप उस कंट्री में नहीं हो तो. लेकिन अगर आप लोकली किसी फर्म के साथ या तो कोलैबोरेट कर रहे हो या आपने ही अपना फर्म का प्लांट वहां पे खोला हुआ है, तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं नजर रखते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट. अवॉइड possible duplication of products. ठीक है, these are some possible reasons why some firm would like to go to a country which is at the same level of development. क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज नहीं है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेबर बड़ी सस्ती मिल रही है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. आप जिस लेवल पे चीजें कर रहे हो उसी लेवल पे वो कंट्री में भी है. तो कॉस्ट एडवांटेज नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू आर गेटिंग एक्सेस टू दैट मार्केट, यू आर प्रोड्यूसिंग लोकली, यू आर एबल टू सी व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द परसेप्शन गोइंग ऑन. तो आपको एक क्लोजर लुक मिल जाता है. दैट इज पोटेंशियली द रीजन व्हाई पीपल why the firms would like to invest in other industrial countries where you do not have a very high cost advantage. हाँ, अगर आप इंडस्ट्रियल कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में जाओगे तो आपके पास सीधा सीधा कॉस्ट एडवांटेज है कि भाई वहां पे प्रोड्यूस करना बहुत चीपर है. मतलब इतना चीपर है कि मेरी जो करंट कंपनी है, मेरा जो करंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो भी मैं उधर ही कंट्री में सेटअप कर दूं, क्योंकि वहां से बना के और इंपोर्ट करने में भी मेरे को सस्ता पड़ रहा है.
इसलिए बहुत सारे जो आप इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वो सब आप कहाँ देखोगे? चाइना में, वियतनाम में, काफी सारे इंडिया में भी, राइट? तो दैट इज द कॉस्ट एडवांटेज दैट पीपल सीक एंड दैट इज व्हाई दे इन्वेस्ट ऑल्सो, राइट? ऑन दी अदर हैंड वर्टिकल एफडीआई हम किसको बोल रहे हैं? एक इंडस्ट्रियल कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री के बीच में अगर जो हो, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? लो वेजेस। और उसके अलावा लो वेजेस या फिर कॉस्ट एडवांटेज, इसके अलावा एक और क्या प्राइमरी रीजन हो सकता है व्हाई अ कंट्री माइट बी सेटिंग अप देयर देयर प्लांट और देयर फर्म इन अ डेवलपिंग कंट्री? दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है? जैसे इंडिया में आजकल हर कंपनी जो है, इट इज रेडी टू प्रोड्यूस लोकली एंड मेक द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। व्हाई कुड दैट बी? क्या रीजन हो सकता है उसका? ग्रोथ रेट हाई है, यस, बट उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ग्रोथ रेट हाई, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि एप्पल ने अग्री कर लिया है कि अब एप्पल स्टोर्स भी खोल दिए हैं लोग और लोकल प्रोडक्शन भी चालू कर रहे हैं। अब क्यों सडनली, क्यों? इंडिया के पास क्या ऐसा एडवांटेज है? इन फ्यूचर इट विल बिकम बिग ना? हाँ, इट विल बिकम बिग, यस, but there is one key reason why everybody is so interested in India now. What advantage do you have? What are we close to number one in the world today in? हम number one किस चीज में है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है जो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, जो उस फर्म के पोटेंशियल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, राइट? दो दो तीन तीन चार चार कंट्रीज की आप पॉपुलेशन भी मिला लो, उतनी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो देर इज सो मच एक्सेस राइट नाउ, राइट? सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन रीजन। पोटेंशियल कस्टमर्स, पॉपुलेशन आपके लिए पूरी शायद रेलेवेंट ना हो, बट पोटेंशियल कस्टमर्स आजकल आपके पास हैं। तो एप्पल लेट्स से टुडे डिसाइड्स विच इट हैज, तो क्या रीजन है कि जो वो सेट ऑफ पीपल हैं जो आईफोन में इंटरेस्टेड है, नाउ दैट मार्केट हैज ग्रोन इनफ। पहले वो इतना नहीं था, तो इसीलिए दे वर ऑल्सो नॉट थिंकिंग अबाउट इट, राइट? सो नाउ अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, सो यू माइट वांट टू डू दिस। And again, you can avoid tariffs. Same logic here also. Avoid tariffs. You can acquire local partners. And usually local partners acquire करने में फायदा ये होता है कि they know what is going on in their country better than someone who's operating from outside and just exporting, right? So that advantage is always there. So these are some of the reasons why, we could have vertical and horizontal FDI going on. ठीक है? So ये सारे जो है हमारे पास reasons हैं. There are multiple examples of vertical integration and horizontal integration going on that is given in your book. जैसे बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आपस में vertical integration कर लेते हैं, horizontal integration भी कर लेते हैं. So वो सारे examples, so they will be a good there'll be a good read for you. So you can just skim through those numbers के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, but as an example it will be good for you. So just scroll through 1 or 2 pages. There is a lot of data given at the end of the chapter, so that will be a good thing for you to go through. ठीक है? So overall, if I want to summarize this entire discussion, तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक कि why countries might be interested in international trade, why of international trade, ठीक है? What are the patterns associated with flow of goods and services? What are the patterns associated with flow of capital? What are the patterns associated with flow of labor? वो सब भी हमने देखा, ठीक है? किस तरीके से छोटी छोटी चीजें पोटेंशियली हर इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो सब भी हमने देखा. सो ओवरऑल हमने एक जनरल ओवरव्यू लेने की कोशिश की है कि आजकल के टाइम पे सिचुएशन क्या है, एंड ओवर द टाइम व्हाट हैव
लाइक हाउ हैव थिंग्स प्रोग्रेस, ठीक है। कोई कंट्री में क्या एडवांटेज हो सकती है, कोई कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई कंट्री में कॉस्ट एडवांटेज हो सकती है, कोई कंट्री में स्किल वैसा हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने एक ब्रॉड लेवल पे समझी हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से और माइक्रो लेवल पे समझेंगे अपने अलग अलग मॉडल्स के थ्रू कि अगर दो कंट्रीज की सिचुएशन डिफरेंट है तो उनको क्यों ट्रेड करना चाहिए, व्हाई वुड दे बी डूइंग ट्रेड, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो रिकार्डो मॉडल, अगर कोई कंट्री लेबर इंटेंसिव है और कोई कैपिटल इंटेंसिव है तो वो किस तरीके की चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगी। हम बेसिक 2 मॉडल केसेस को स्टडी किया करेंगे और 2 कंट्रीज को स्टडी किया करेंगे, बट द सेम पैटर्न कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, राइट। सो ये हमारा तरीका होगा चीजों को करने का। सो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिकार्डो मॉडल से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील कीप डूइंग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स एंड एट द एंड वी विल talk about all the policies that are involved in shaping up these patterns that we see and which we have discussed in this also, ठीक है। तो with that we are done with the first unit, which is the introduction. So I would just suggest there are a few case studies regarding one iPhone case study I showed you, like I told you about, and then there was one small discussion regarding shipping containers. I told you one thing, like shipping container के आने से suddenly pattern थोड़ा सा change हो गया, and then there are a few facts and numbers regarding FDI, vertical FDI and horizontal FDI. So just go through that. वो थोड़ा सा reading है, बस उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. And again, reiterating the same point, try to read through the economic survey वाला portion. It's not in your course, but it will be a good read जो export और import related है, ठीक है। So yeah, I think that's pretty much it for today. And I will be uploading the books and everything and the notes and everything. So within a day or two, you will see all of that on the website also. So yeah, okay. All right. Any doubts so far? कैसा लग रहा है कोर्स? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग हो जाएगा ऐसा? मैम डुप्लीकेशन क्या था? ड्यूप्लीकेशन का मतलब है कि अगर मैं एज अ फर्म, मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ कोई भी प्रोडक्ट का, मैं यूएस में बैठ के, मैं यूएस की फर्म हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करती हूँ, तो हो सकता है कि मेरी प्रोडक्ट की कॉपीज बनने लग जाए, जो कि होता भी है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, वो तो देखो कॉपीज बनने को तो कॉपीज बनेंगी, बट अगर आप खुद उस मार्केट में हो तो उस चीज के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यू कैन क्लोजली मॉनिटर वट एवर इज हैपनिंग इन दैट मार्केट. So that is basically what we are saying here. You can avoid the possibility of duplication of your product if you are operating locally. Nothing can stop duplication वैसे तो, but the chances might decrease. ठीक है? All right. Okay, guys, let's stop here and I'll see you guys on Thursday. Same time, 3 to 5, 5:30. Okay? All right. Thank you. Take care.